हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और बेटा हमने 5 फैक्टर उसमें पढ़ लिए हैं। हम बात कर चुके हैं कैश फ्लो पोजीशन की, हम बात कर चुके हैं आईसीआर की, हम बात कर चुके हैं डीएससीआर की, कॉस्ट ऑफ डेट और आरओआई। ये 5 चीज़ों पे मेरी चर्चा हो चुकी है। एक चीज़ बचती है बेटा, कंट्रोल। तो बेटा अभी कंट्रोल पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने ये बात पहले भी बोली है, ये चैप्टर ख़त्म करके भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप हेडिंग देखने लग जाओ कि बुक में कितनी हेडिंग है बेटा, तो 14 हेडिंग है बेटा जो अफेक्ट करती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है जी। बाकी सारी बची हुई केस स्टडी के साथ साथ ही कराता हूँ मैं, ठीक है। अभी 6 बहुत अच्छे से कर लो बेटा, फिर बचे हुए जितनी हेडिंग है सब करेंगे, टेंशन मत लो आप। लो प्यारे बच्चों, बात करते हैं कंट्रोल की। सब सामने देखना बेटा, नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, आप बस सामने देखो। हेडिंग का नाम है बेटा कंट्रोल, और हमेशा मैं एग्जाम्पल देकर इस बात को समझाता हूँ। बेटा अगर आप किसी फर्म, किसी कंपनी के 3 लोग शेयर होल्डर हो, ठीक है ना, और लेट्स सपोज कि बेटा ए के पास 60,000 शेयर है, बी के पास भी 60,000 शेयर है और बेटा सी के पास 80,000 शेयर हो आउट ऑफ टोटल 2 लाख। टोटल 2 लाख शेयर में से ए और बी के पास 60,000 शेयर है और बेटा सी के पास 80,000 शेयर है। बाबू अगर ए और बी का एक दूसरे के साथ कोई टाई अप है या दोस्त हैं बेटा ये, और सी इनके खिलाफ रहता है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं बेटा। अगर ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और 60,000 शेयर होल्ड करते हैं, दैट सिंपली मीन्स 60,000 आउट ऑफ टोटल, बेटा 60,000 आउट ऑफ टोटल 2 लाख। तो बेटा यानी कि ए का शेयर है 30%, बी 60,000 आउट ऑफ टोटल 2 लाख, यानी कि बेटा बी के पास भी कंट्रोल है बेटा 30% और सी के पास कंट्रोल है 40%। बेटा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि कंट्रोल इनके पास है, क्योंकि बेटा इक्विटी शेयर होल्डर आर नोन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी। बाकी कोई मालिक नहीं होता, इसके पास वोटिंग राइट है 30%, इसके पास 30% वोटिंग राइट है और आपके पास 40% वोटिंग राइट है। बाबू अब एक बात समझने की कोशिश करो, अगर ये दोनों एक हैं तो बेटा इनके पास 60% वोटिंग राइट है, यानी कि बेटा ये कंपनी में जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इन्हें क्या किसी की ज़रूरत है? किसी की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि डिसीजन कैसे लिया जाता है बेटा कंपनी में? मेजॉरिटी से लिया जाता है, और मेजॉरिटी बेटा ए और बी के फेवर में है, 51% से ज़्यादा है। अब ये एक बात को एज्यूम करो बेटा, मान लो कंपनी को 20 लाख रुपए की ज़रूरत और पड़ गई, ये सिचुएशन चल रही है 2 साल से, ए और बी कंट्रोल करके चल रहे हैं पूरी फर्म को, और 2 साल के बाद कंपनी को 20 लाख की ज़रूरत है। लेट्स सपोज कि जब ये डिवेंचर से पैसा रेस करना चाहते थे या बैंक लोन लेना चाहते थे, तो हुआ क्या बेटा, सिक्योरिटी गिरवी रखने के लिए नहीं है इनके पास, फिक्स एसेट्स गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो ना तो मिल पाया लोन, ना डिवेंचर ने पैसे दिए। अब इनके पास मजबूरी क्या है बेटा कि 20 लाख दोबारा इक्विटी शेयर से ले, क्योंकि इक्विटी शेयर के लिए आपको कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखनी। आपने बेटा क्या करा, दोबारा सोचा कि मैं 2 लाख शेयर इशू करता हूँ, और बेटा 2 लाख जो शेयर आप इशू करोगे ये सब 10 रुपये वाले हैं, ताकि 20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए, ठीक है जी। आपने 2 लाख शेयर इशू करे बेटा, और मान लो बेटा ए और बी के पास फाइनेंसेस नहीं है, ए और बी नहीं खरीद पाए, सारे के सारे शेयर खरीद लिए सी ने, सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। ए और बी के पास आज भी बेटा 60,000 शेयर है बाबू, सी के पास 2,80,000 आउट ऑफ टोटल 4 लाख, यानी कि बेटा 70% कंट्रोल सी के फेवर में आ गया, और इन दोनों का मिलाकर कंट्रोल सिर्फ 30% बचा। बाबू अब बहुत आराम से इस बात को समझना, लेट आप बेटा रिप्लेस कर दो ए और बी को मुकेश अंबानी से। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है बेटा, और ये बेटा मुकेश अंबानी है जिसके पास 60% शेयर है, और ये बेटा बची हुई सारी दुनिया जिसके पास 40% शेयर है। बेटा कोई इंसान कभी चाहता है कि उसका कंट्रोल छीना चला जाए कंपनी से?
उसके फादर ने कंपनी खड़ी करी, बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर उसके पास है, उसके फादर के पास भी हुआ करते थे, उसके फादर उसको देकर चले गए। कंट्रोल उसका है बेटा, कितने टाइम से बेटा 60% कंट्रोल चला के आ रहा है बेटा, 25 साल से। एकदम से उसका कंट्रोल छिन जाएगा बेटा, कंपनी का ऑनर हट जाएगा, क्या लगेगा फील? कोई चाहेगा बेटा कभी मेरा कंट्रोल हटे? कोई भी नहीं चाहता ना बेटा मेरा कंट्रोल हटे। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आपको डर लगता है कि कंपनी को कोई और टेक ओवर करके ना ले जाए, हमेशा फंड रेस करो डेट से, हमेशा। क्यों बेटा? देखो सुनो, अगर ये 20 लाख रुपए आपने रेज ही ना करे होते इक्विटी से, लेट सपोज लोन आता, क्या इस सिचुएशन पे कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क ना पड़ता। क्यों फर्क पड़ता बेटा? डेट के हाथ में कोई वोटिंग पावर थोड़ी होती है। जैसे पहले आपका कंट्रोल था, आपका कंट्रोल वैसे ही बना रहता, लेकिन बेटा जैसे ही आपने इक्विटी शेयर इशू करा, अब बेटा खरीद तो कोई भी सकता है, और जैसे ही इक्विटी शेयर किसी ने भी खरीदा, ऐसा हो सकता है बेटा आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए। ए और बी का कंट्रोल डाइल्यूट हो गया और बेटा सी ने बेटा कंट्रोल एक्वायर कर लिया। ठीक है ना बेटा? अ कंपनी में अफ्रेड ऑफ टेक ओवर वुड प्रेफर डेट ओवर इक्विटी। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। अ कंपनी में अफ्रेड ऑफ टेक ओवर, जिस कंपनी को डर लगता है कि टेक ओवर कोई और ना करके ले जाए, वुड प्रेफर डेट ओवर इक्विटी। हमेशा प्रेफरेंस दो डेट को इक्विटी से पहले। समझ आई बात बेटा? बाबू डेट कभी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, जबकि बेटा इक्विटी आपका कंट्रोल उठाकर किसी और के पाले में फेंक देता है। देख लो बेटा आपका कंट्रोल कहां चला गया। समझ आई पूरी सिचुएशन? डेट के साथ 4 फायदे हैं, अब तो मैं बोल ही सकता हूं फाइनली। डेट के साथ 4 फायदे हैं बेटा। शुरू के 3 का डिस्कशन मैं कर चुका हूं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज देता है, टैक्स सेव करा कर देता है, फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, डेट कभी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता। आपको पता है बेटा कौन डिसाइड करता है कि डेट से पैसा लेना है या इक्विटी से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनडायरेक्टली शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर ही करता है। अब शेयर होल्डर की मीटिंग है, ऑब्वियस बात है बेटा सीईओ एमडी मुकेश अंबानी तो बैठेगा। उसे हमेशा डर रहेगा ना बेटा मेरा कंट्रोल ना चला जाए, कोई और ना शेयर खरीद ले। जब भी मीटिंग होती है और पूछा जाता है शेयर के पैसे कहाँ से लेने, वो कहता है डेट। अकेला 60% कंट्रोल है, 60% डिसीजन उसकी। उसने हमेशा मोहर लगानी है डेट पे, पैसा ही हमेशा डेट से आता है, कभी आने नहीं देता इक्विटी से, कभी नहीं आने देता, ना कभी आने देता ना कभी कंट्रोल कहीं जाएगा। बस बैठो राजा की तरह। 60% आपका है ना, तो डिसीजन मेकिंग भी आप ही की है। जब बहुत फंसेगा तो देखेंगे। रिलायंस फंसने वाली फॉर्म में से है नहीं जिनके पास की बेटा रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होगा। समझ आई बेटा बात? रीड करके बताना कंट्रोल। लो बेटा आप अब चैप्टर के बेटा पहले पेज पर आ सकते हो। आखिरी से बहुत सारे टॉपिक खत्म कर दिए, चैप्टर के पहले पेज पर आ जाओ। बाबू सबसे पहला टॉपिक लिखा गया है बिजनेस फाइनेंस। अभी इस पर ही मेरी चर्चा है और अब बता देता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था अब चैप्टर ना थोड़ा हल्का हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर अचानक से इसका लेवल बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा पक्का। ये चैप्टर का लेवल थोड़ा ऐसा सही है, बस इक्का दुक्का टॉपिक आसान है बेटा, बाकी सभी थोड़े तगड़े से हैं। बाबू मैं बता देता हूँ, मेरे टाइम तक ना इस चैप्टर का नाम भी बिजनेस फाइनेंस हुआ करता था, ठीक है ना। जब ये चैप्टर जो 9th है, मेरे टाइम पे इसका नाम बिजनेस फाइनेंस होता था, फिर इसका नाम रीनेम कर दिया गया, इसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दिया गया। खैर मेरे को भी दोनों टॉपिक पढ़ाने हैं, बिजनेस फाइनेंस का भी मीनिंग बताना है और अगला ही टॉपिक नोट्स में लिखा गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोनों का मतलब बहुत आराम से समझेंगे, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अभी नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगले कम से कम 20 मिनट के लिए आप सामने देखो मेरी तरफ। बेटा नाम क्या है? नाम है बिजनेस फाइनेंस, मतलब बिजनेस में लगा हुआ पैसा। बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस में लगा हुआ पैसा। और आपको बोल देता हूँ बेटा यही बात को आपको इंग्लिश में लिखना है, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस, ठीक है ना। मैंने उसी बात को इंग्लिश में बोल दिया। और आपको बता देता हूँ क्लास 11 से शायद आपने ये बात सुनी हो, चैप्टर 8 बिजनेस, वहाँ पर भी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस होता था बेटा। फाइनेंस इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ बिजनेस।
पैसे के बिना बिजनेस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बेटा। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपेंड इट, टू डाइवर्सिफाई इट। बेटा मैं बोल रहा हूं फाइनेंस इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ बिजनेस। पैसे के बिना बिजनेस में कुछ नहीं है। बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, पैसा चाहिए। रन करना है भाई, पैसा चाहिए। मॉडर्नाइज करना है, पैसा चाहिए। एक्सपेंड करना है, पैसा चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन करना है, पैसा चाहिए। मैं बोलता हूँ इवन अगर आपके दिमाग में ना मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूँ, मैं सोसाइटी का भला सोच लूँ, तो सोसाइटी का भला सोचने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा नहीं तो बेटा बिजनेस भी नहीं, हो ही नहीं सकता बिजनेस, ठीक है ना। यानी कि हर एक्टिविटी के लिए बिजनेस में पैसा चाहिए बेटा, बिल्कुल बेटा। सर्वाइवल एज वेल एज द ग्रोथ इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन फाइनेंस। बिजनेस में सर्वाइव भी तभी कर पाओगे बेटा जब फाइनेंस है। बाबू कोविड की सिचुएशन हुई, 2 बार तगड़ी तगड़ी वे भाई, 8-10 महीने दुकानें बंद रह गई। सर्वाइव कौन कर पाया? जिनके पास फाइनेंस था। जिनके पास नहीं था, सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है बेटा किसी बिजनेस का। दुकानें बंद हो गई बेटा, ठीक है ना। तो बेटा बिजनेस फाइनेंस क्या है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस में लगा हुआ पैसा ही बिजनेस फाइनेंस है बेटा। फाइनेंस इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपैंड इट और टू डाइवर्सिफाई इट, ठीक है ना। यानी कि ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटी रिक्वायर सम फाइनेंस। कोई काम कर लो यार बिना पैसे के नहीं हो सकता बिजनेस में, कोई भी काम, ठीक है जी। शॉर्ट नोट खत्म भी हो गया बिजनेस फाइनेंस पे, रीड करके बताना। बाबू नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरी तरफ देखना, ये टॉपिक बहुत आराम से समझना बेटा। बाबू टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल, पैसों का मैनेजमेंट। वैसे आपको एक बात बता देता हूँ, इसके लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती आपको, तो बाद में जाके सब्जेक्ट भी आएगा FM। अभी तो एक टॉपिक पढ़ रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट है एक पूरा, ठीक है ना। अभी कभी करोगे CA तो IPC से इंटरमीडिएट लेवल पे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। BCom करोगे तो फाइनल ईयर में स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ये सब्जेक्ट होता है बाबू। लेकिन मैं ये सोचता हूँ बेटा, ये सब्जेक्ट पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? जब अपने ऊपर इंसान की पैसे से रिलेटेड बात आती है ना, तो हम सबके अंदर एक फाइनेंस मैनेजर बैठा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। और यकीन मानना, मैं आपसे बहुत सारी टिपिकल चीज़ें भी पूछने लगूँ ना पैसों की, तो आप बता दोगे। बस आपको ये अज्यूम कराना है कि आपके पास 10 लाख हो, फिर देखना तुम। हम सबके अंदर एक फाइनेंस मैनेजर बैठा हुआ है, ठीक है ना बेटा। और करेंगे आप, देखना आप खुद बहुत सारी बातें खुद से बताने लगोगे। चलो खैर देखते हैं बेटा। लो प्यारे बच्चों, क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले ये समझो बेटा। मेरी तरफ देखो बेटा, ये टॉपिक तो मेरी कॉर है, इसको तो समझाना मेरी स्ट्रेंथ है बेटा। अगर मैं पैसे को अच्छी जगह से ले लूँ और अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दूँ, एक तो पैसे को अच्छी जगह से उठाऊँ और अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दूँ, तो बस बेटा हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसों का मैनेजमेंट करने के लिए 2 ही बातें सोचनी होती है, अच्छी जगह से पैसा लेना और अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना। अच्छी जगह मतलब, अच्छी जगह का क्या होता है मतलब बेटा? हाँ आर्यन, क्या होता है अच्छी जगह? सोच सकता है बिल्कुल बेटा। देख सुनो बाबू, मेरा मतलब क्या अच्छी जगह से पैसे लेने का? मेरा मतलब है बेटा ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। जब आप प्रोक्योर कर रहे हो फंड बेटा, ऑप्टिमल करो। और बेटा जब यूज़ करो, जब इन्वेस्ट करो, तो वो ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या ऑप्टिमल यूसेज होना चाहिए बेटा। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करूंगा और ऑप्टिमल यूसेज करूंगा तो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दिया। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, रिस्क एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट। सुनना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। कहता है जब आप फाइनेंस लेने जा रहे हो, डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज आर आइडेंटिफाइड। जो जो आपको पैसा दे सकते हैं ना, सबको लिख लो एक किताब पर। मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है, बैंक लोन देने को तैयार है। मुझे 20 लाख की जरूरत है, कमर्शियल पेपर पैसा देने को तैयार है। मेरे को 20 लाख की जरूरत है, प्रेफरेंस से भी पैसा मिलने को तैयार है, इक्विटी से भी मिलने को तैयार है, मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग भी है, बहुत कुछ है जी मेरे पास।
बेटा सारे सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लो जो जो आपको 20 लाख दे सकते हैं और सबको कंपेयर कर लो बेटा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिस्क एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट। याद है मेरी टेबल, 3 चीजों से मिलाकर ही तो बनाता हूं, कॉस्ट रिस्क और फ्लोटेशन कॉस्ट। बेटा सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आइडेंटिफाइड करो, कंपेयर करो कॉस्ट रिस्क और फ्लोटेशन कॉस्ट। जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस की सबसे कम कॉस्ट हो, सबसे कम रिस्क हो, सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट हो, पैसा वहां से लो। ये है ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करना। समझ आई बात बेटा? कैसे अच्छी जगह से पैसा आता है, सबसे कम कॉस्ट, सबसे कम रिस्क, सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट। और अगर बेटा रिटेन अर्निंग हो ना, तो रिटेन अर्निंग से बेटर कोई सोर्स पैदा नहीं हुआ। उससे उसकी सबसे कम कॉस्ट है, सबसे कम रिस्क है और सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट है। समझ आई बात? समझ में आया बेटा ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमल यूसेज? बेटा पैसा तो आ गया, अब इन्वेस्ट करना है। बेटा अब आर्यन वाली बात, बेटा इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसी जगह पर करना वेयर रिटर्न शुड एक्सीड्स द कॉस्ट। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है बेटा? आपने 8% मान लो डिबेंचर से पैसा लिया, मान लो आपकी लिस्ट में सबसे कम कॉस्ट रिस्क और फ्लोटेशन कॉस्ट डिबेंचर का था, आपने 8% डिबेंचर से पैसा लिया। कम से कम इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये सोच लेना कि मुझे 8% देना है। ऐसी जगह तो इन्वेस्ट करो वेयर रिटर्न शुड एक्सीड्स द कॉस्ट। आपने 10% पे इन्वेस्ट करा, क्या ये ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट या ऑप्टिमल यूसेज है? बिल्कुल ऑप्टिमल है। 10% आएगा, 8% दोगे, जेब के लिए भी बच जाएगा। समझ आई बात बेटा? हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसे ही होता है पैसों का मैनेजमेंट। एक और काम की बात बेटा, एक और टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड मेरे पास है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा एफएम के ऑब्जेक्टिव क्या है? बाबू 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत आराम से समझना इस बात को। बेटा पहला ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और बेटा कुछ और ऑब्जेक्टिव भी हैं जिनको मैं बोलता हूं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। बेटा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। बेटा टीचर्स को बड़े भ्रम है भाई, मैं क्या बोलूं इस चैप्टर को लेकर। ठीक है ना? बीकॉम एमकॉम करिए, उन्हें क्या पता बेटा वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर क्या होता है। आपको सिखाते हैं ईपीएस को मैक्सिमाइज करना। भाई इस हेडिंग का ना कसम से बता रहा हूं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ईपीएस से। लेना देना जिस चीज से वो समझ लो। बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी एम होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। आप समझते हो बेटा वेल्थ क्या होती है? वेल्थ सिंपली मीन्स कैपिटल। शेयर होल्डर की कैपिटल को मैक्सिमाइज करना। कैसे मैक्सिमाइज होगी सुनना बेटा। मैं बोलूं अगर मैंने रिलायंस के 10,000 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर का दाम 100 रुपये है, ठीक है, यानी कि बेटा मैंने रिलायंस में जो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, जो वेल्थ इन्वेस्ट की है, वो है 10 लाख। आपको पता है बेटा प्राइमरी एम क्या है? प्राइमरी एम है ये वेल्थ बड़े शेयर होल्डर की, ये वेल्थ मैक्सिमाइज हो। और ये वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी सुनना बेटा। वेल्थ 2 चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है ना? नंबर ऑफ शेयर और बेटा मार्केट प्राइस पर शेयर। इसे हम प्यार से बोलते हैं एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। एम में ही मार्केट प्राइस है, पर शेयर। जैसे अर्निंग पर शेयर ईपीएस था, वैसे ही मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है? एमपीएस है। बाबू किसी भी कंपनी का एम पता है क्या होता है? आपकी वेल्थ बढ़ाना। तो वेल्थ कैसे बढ़ाएगी बेटा? देखो शेयर तो अंडे देने से रहे, ये तो 10,000 रहेंगे, आपके पास 10,000 हैं। तो बाबू कंपनी चाहती है मैं इतने अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लूं कि बेटा ये मार्केट प्राइस रेगुलरली बढ़ता चला जाए। आज मैंने 100 पे इन्वेस्ट करा, कल 120 हो जाए तो मेरी वेल्थ ऑटोमेटिकली 12 लाख होगी, मुझे 2 लाख का गेन हो गया। क्या ये कंपनी का मेन एम है? बेटा बिल्कुल यही कंपनी का मेन एम है बेटा। अगर कोई कंपनी अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है, जो कि बहुत सारी अच्छी कंपनियां लेती हैं, ठीक है ना? 0 से शुरू हुई है बेटा। आज शेयर के दाम क्या क्या है बताओ? एमआरएफ के बारे में बताया था ना आपको, 97,000। इंडिया का सबसे महंगा शेयर, इंडिया का सबसे महंगा शेयर 98,000 का एक शेयर है। सोच लो बेटा कहाँ से शुरू हुआ है बेटा? 1,000 रुपये से 98,000 तक कैसे पहुँच गया बेटा? इतने अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लिए ना कि मार्केट प्राइस रेगुलरली बढ़ता ही चला गया बेटा।
तो बेटा प्राइमरी एम किसी भी कंपनी का क्या होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना। और वेल्थ कैसे बढ़ती है बेटा, हमेशा मार्केट प्राइस से। ओके, बात समझ में आई बेटा। सेकेंडरी एम भी दो हैं। सेकेंडरी एम है बेटा पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाबू इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो ईपीएस को मैक्सिमाइज करना। अब ईपीएस पे बेटा मेरा कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, आपने बहुत सारी चर्चा कर ली, ठीक है ना। ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में सब कुछ देख लिया आपने, ठीक है। मैं ये नहीं बता सकता ईपीएस क्या चीज़ है, आपको बहुत अच्छे से पता है ईपीएस क्या चीज़ है, ठीक है ना बेटा। बाबू अब लास्ट बात, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। नमन सीधा बैठ जा और कशिश तू और शिवम छाबड़ा आप, ठीक है, वरना स्टूल लेके बिठाता हूं अभी तीनों को। चलो जी बेटा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब समझते हो इस बात का। देखो बेटा मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, इसे बहुत आराम से समझना। एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। मैंने कुछ बोला, समझ आया बेटा? एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, आपने क्या करा, आज आप एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, आपने एसरटेन करा उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 40 लाख है, आपके पास बेटा अपने 20 लाख हैं और आप बैंक के पास अप्रोच कर रहे हो फॉर 20 लाख, ठीक है ना। आपने क्या करा बेटा, बैंक से 20 लाख मांगे, बैंक ने कहा ना मैं तो 10 ही लाख दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। आपके लिए अच्छी सिचुएशन है, खराब 20 लाख की जरूरत है, पैसे मिल रहे हैं 10 लाख, ठीक है ना, आपके लिए खराब सिचुएशन है। बाबू एग्जाम्पल चेंज करते हैं बेटा, आपको जरूरत है 40 लाख की, 20 लाख आपको अपने चाहिए, 20 लाख लोन चाहिए, बैंक ने 20 लाख का लोन कर दिया, बैंक रेडी। लेकिन बेटा आपने कॉस्ट एसर्टेनमेंट में गलती कर दी, पता लगा जी 30 लाख में ही प्रोजेक्ट शुरू हो सकता था, ऐसे ही बेटा 40 लाख के लिए फंड अरेंज करा। अब 20 लाख आपने अपने लगा दिए बेटा, 10 लाख बैंक का लोन लगा दिया, 10 लाख लोन अकाउंट में पड़े हुए हैं आइडल। मुझे ये बताओ बैंक ब्याज लेगा कि नहीं लेगा? हमेशा पूछता हूँ ऐसी बातें, लेगा कि नहीं लेगा? भाई मामा चाचा ताया तो लगता नहीं बेटा। एक बार उसने लोन कर दिया, ब्याज का मीटर शुरू हो गया। और मैंने क्या बोला, सुन लो, एक्सेस फंडिंग ज्यादा पैसा लेना भी उतना ही खतरनाक है जितना कम पैसा लेना है बेटा। मुझे पैसा चाहिए 40 लाख, मिल नहीं रहा जी, 30 ही मिल रहा है। मुझे पैसा चाहिए था 30 लाख, मैंने कॉस्ट गलत एसरटेन करी, ले लिया 40 लाख। बेटा ये सिचुएशन भी आपके लिए उतनी ही खराब है। क्यों बेटा? बाबू ये 10 लाख मेरे बिजनेस में आइडल पड़े रहेंगे और अननेसेसरी मेरी कॉस्ट को बढ़ाते रहेंगे। अननेसेसरी ब्याज जाती चली जाएगी बेटा इस 10 लाख के ऊपर, अगर मैं बेटा इसका ढंग से यूज ना करूं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ही क्या है बेटा? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर आपने बेटा गलती से फालतू रिसोर्स भी बेटा अरेंज कर लिए, इकट्ठे कर लिए ना, तो इसको एफिशिएंटली यूज कराना इसका एम है। और बेटा ऐसे यूज कराना वेयर रिटर्न शुड एक्सीड द कॉस्ट। और ये बेटा ऐसी जगह इन्वेस्ट कराता है कि कम से कम आपकी कॉस्ट से ज्यादा पे ही इन्वेस्ट हो, कम से कम आपको कुछ कमाने को ही मिले। समझ में आए बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 एम है। पहले तो छोड़ दो बेटा, पहले इंट्रो ही करते हैं। बाबू फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने 2 बात बोली, पैसा अच्छी जगह से आए, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट हो जाए, हो गया पैसों का मैनेजमेंट, ठीक है ना। बाबू अच्छी जगह क्या है? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना ऑप्टिमल यूसेज। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज आर आइडेंटिफाइड and compared in terms of cost, in terms of risk and in terms of flotation cost। और बेटा जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस के आपको लगे सबसे कम कॉस्ट है, सबसे कम रिस्क है, सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट है, पैसा वहां से लो। ये होता है ऑप्टिमल प्रोक्योर करना। और बेटा इन्वेस्ट करना, ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? वेयर रिटर्न शुड एक्सीड द कॉस्ट। बेटा 2 एम है, प्राइमरी एम, सेकेंडरी एम। प्राइमरी एम एक ही है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। शेयर होल्डर वेल्थ इज इनडायरेक्टली लिंक्ड विद एमपीएस। और आपको बता देता हूं बेटा, मैं ये बात प्रूव करूंगा, मेरा दिल नहीं कह रहा बेटा। आपके टीचर सीपीएस लिखवाते रहते हैं प्राइमरी में, भाई कोई सर नहीं कोई पैर नहीं, पता तो कर लो वेल्थ होती क्या है। वेल्थ का मतलब कैपिटल से होता है, अकाउंट्स वाले बच्चे हो बहुत अच्छे से पता होगा।
वेल्थ का मतलब कैपिटल से होता है, ठीक है ना बेटा। और कैपिटल दो चीज़ों से मिलकर बनती है बेटा, शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, या आप बोल सकते हो मार्केट प्राइस। तो कंपनी का एम होता है बेटा कि मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ता चला जाए, दैट सिंपली मीन्स शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती चली जाए, ठीक है ना। सेकेंडरी एम दो है बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन समझ ही गए आप, ईपीएस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना, और वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अगर आप ढंग से यूज करोगे वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होता है, ठीक है ना बेटा। और दूसरी बात है बेटा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लाइन समझ में आई होगी बेटा, ज़्यादा पैसा भी मत लेना, वो भी उतना ही खतरनाक है जितना कम पैसे का होना है, ठीक है ना। ज़्यादा पैसा अननेसेसरी आपकी कॉस्ट बढ़ाता है। ऑल द फाइनेंस हैव सब कॉस्ट, हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कोई ना कोई कॉस्ट है। एक लौता रिटेन अर्निंग है, उसको छोड़ दो, बाकी कहीं से कोई पैसा ले लो, कॉस्ट है ना उसकी। तो अगर आपने ज़्यादा पैसा लिया नुकसान में आप हो बेटा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ये है बेटा, अगर आपने गलती से ज़्यादा ले भी लिया, ये उसको एफिशिएंटली यूज़ कराता है, और सिर्फ यूज़ नहीं कराता बेटा, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कराता है वेयर रिटर्न शुड एक्सीड्स द कॉस्ट। क्लियर है ना जी बात, रीड करके बताना बेटा। लो बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अगेन। अब लेवल जितना इजी था वो फिनिश हो गया, अब यहाँ से फिर टॉपिक मुश्किल स्टार्ट है और आराम से समझना बेटा। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस, सुनना बहुत आराम से बेटा। आप अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो तो आपको बेटा 3 फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट 3 फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंस मैनेजर पता है ना बेटा कौन सी पोस्ट है, कौन से लेवल की पोस्ट है? मिडिल लेवल। हमेशा बोलता हूँ यार सारे मैनेजर कहाँ आते हैं बेटा, मिडिल लेवल पर आते हैं, ठीक है ना। सीईओ एमडी। वैसे बता देता हूँ बेटा, अगर कभी फाइनेंस मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में और सीईओ एमडी भी हैं, कभी सीईओ एमडी को हटाना हो तो फाइनेंस मैनेजर को ही जनरली पकड़ा जाता है, सीईओ एमडी बनाया जाता है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट। वरना मिडिल लेवल पे मैनेजर बहुत हैं भाई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी है, प्रोडक्शन मैनेजर भी है, परचेज भी है, सेल्स भी है, मार्केटिंग भी है, एडवर्टाइजिंग भी है, बड़े सारे मैनेजर हैं। ये फाइनेंस मैनेजर पे फोकस क्यों रहता है भाई? इसका सबसे तगड़ा दिमाग है, अलग लेवल का दिमाग है, फाइनेंस मैनेज कर रहा है आपका, ठीक है ना। ये ऐसे ही कोई बंदा नहीं होता, ये सबसे तगड़ा बंदा होता है ऑर्गेनाइजेशन का। और जनरली बेटा हर फाइनेंस मैनेजर को 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है ना बेटा। और ये 3 डिसीजन के नाम क्या क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सबसे पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटा। दूसरा डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन बेटा। इन दोनों वर्ड में जमीन आसमान का अंतर है, आराम से पढ़ लो, गड़बड़ मत करके आना, ठीक है ना। और तीसरा डिसीजन डिविडेंड डिसीजन। आपको बता देता हूं इन सबके फैक्टर अफेक्टिंग मेरे कोर्स में, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन 6 हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन 6 हेडिंग। बुक खोलोगे तो 9-9 10-10 मिलेंगी, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहाँ ये आसान है थोड़ी सी, यहाँ 3 हेडिंग है सिर्फ, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा, मुझे अभी शुरुआत किससे करनी है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन से शुरुआत करनी है। मैं जब भी बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में कुछ बोलूँगा, फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में कुछ बोलूँगा, या डिविडेंड डिसीजन के बारे में कुछ बोलूँगा, हमेशा इंट्रोडक्शन में कहूँगा 2 बातें याद रखनी है। इसके भी इंट्रो में 2 बातें याद रखनी है, इसके भी इंट्रो में 2 बातें याद रखनी है, इसके भी इंट्रो में 2 बातें याद रखनी है, ठीक है ना। और फिर जाकर हम फैक्टर अफेक्टिंग तक पहुँच पाते हैं, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। मैं सिर्फ इंट्रो कराऊंगा आज, मेरे को फैक्टर अफेक्टिंग तक नहीं जाना। इंट्रो बेटा 5 मिनट का ही है, 5 मिनट में समझा दूंगा, सारे प्यारे बच्चे सामने देख रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ लेवल बढ़ चुका है बेटा, अगर आपने हल्की सी लीनियंसी बरती तो बेटा ये चैप्टर हाथ से गया। बाबू बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, पहले ये बड़ा सोच के एक आंसर करना बाबू, फर्म के पास रिसोर्सेस टू इन्वेस्ट स्कार्स होते हैं, या बेटा वो जगह जहां पर फर्म इन्वेस्ट कर सकती है वो कम होती है बेटा? इन दोनों में से एक चीज कम होती है। स्कार्स रिसोर्सेस समझते हो ना बेटा, जिनकी कमी है। बेटा मेरे पास रिसोर्सेस टू इन्वेस्ट की कमी है, या बेटा मैं जिन जगहों में इन्वेस्ट कर सकता हूं उनकी कमी है? हाँ मानते हो ना बेटा, रिसोर्सेस की कमी है। बेटा
farm resources are always scarce in comparison to the usage to which they can put. फर्म के रिसोर्सेज ही कम पड़ जाएंगे बेटा। अच्छा, आपको लगता है बेटा रिलायंस बहुत अमीर ऑर्गेनाइजेशन है? बहुत अमीर है जी। कितनी है? 15 लाख करोड़ की कंपनी है इंडिया की बेटा, सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बेचारी गरीब सी कंपनी है। अगर मैं ये दिखा दूं ना कि कितनी जगह पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक बहुत गरीब कंपनी है। आपको पता है बेटा जिस मोहल्ले में आप रहते हो रेट क्या है वहां पर एक घर खरीदने का? 50,000 रुपये गज। पता है बेटा कितनी जगह होगी आपके मोहल्ले में? 1 लाख गज, यानी कि छोटी सी जगह 5 करोड़ की है। आपको पता है आपके शहर में ऐसे कितने मोहल्ले हैं? कम से कम 500। आपको पता है बेटा एक शहर के अंदर डैम कितने बने हुए हैं बेटा? रोड्स कितनी बनी हुई हैं? ये एक शहर की बात है, सिर्फ एक शहर की। इंडिया में ऐसे कितने शहर है पता है? खरीद सकते हैं रिलायंस? गोल्ड पता है इंडिया में कितने हैं गोल्ड रिजर्व? खरीद सकती है क्या रिलायंस? और जितनी कंपनियां हैं सारी कंपनियां इक्विटी शेयर इशू करती हैं, डिवेंचर इशू करती हैं बेटा, खरीद सकती है रिलायंस? फॉरेन एक्सचेंज, इतनी सारी जगह इन्वेस्टमेंट की, आपको लगता है बेटा ये जगह कम पड़ सकती हैं कभी? रियल एस्टेट कम पड़ जाएगी, एफडीआरडी कम पड़ जाएगी, गोल्ड रिजर्व कम पड़ जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज कम पड़ जाएगी, सिल्वर कम पड़ जाएगी, और कोई मेटल, प्रीशियस स्टोन, डायमंड, ये कम पड़ जाएंगे बेटा। सर आपके रिसोर्सेज बोने नजर आ रहे हैं मुझे। फर्म रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स इन कंपैरिजन टू द यूसेज टू विच दे कैन पुट। आपके बेटा रिसोर्सेज ही कम है उन कंपैरिजन में बेटा जहां वो रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो बेटा जब आपको पता है आपके रिसोर्सेज स्कार्स हैं, तो हर फर्म चाहती है बेटा उन स्कार्स रिसोर्सेज को मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं कि मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न जनरेट हो जाए। हर फर्म को पता है ना मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। वो जगहें कभी खत्म नहीं हो सकती बेटा जहां मैं इन्वेस्ट कर सकती हूं। तो बेटा हर फर्म चाहती है बेटा मैं उन अपने लिमिटेड से रिसोर्सेज को किसी ऐसी जगह यूज करूं जहां से मुझे मैक्सिमम रिटर्न आए, मैक्सिमम कमा पाऊं। समझ में आई बेटा? पहली बात मैंने कहा था इंट्रो में 2 बात बताऊंगा, पहली फिनिश हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरीके का हो सकता है बाबू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटा 2 तरीके का हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटा लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये दूसरे नाम भी बहुत अच्छे से सुनने और याद रखने हैं। लॉन्ग टर्म का बेटा नाम होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन और शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ऑल्दो ये वर्ड आप कभी ना कभी सुनोगे बेटा अकाउंट्स में, वर्किंग कैपिटल। बेटा लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बेटा लॉन्ग टर्म बजटिंग डिसीजन किससे रिलेट करते हैं? ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन किससे रिलेट करते हैं? बेटा ये कहते हैं हम उन एसेट से डील करेंगे बेटा जो रिटर्न 1 साल के बाद देती हैं। जनरली बेटा ये उन एसेट से डील करते हैं बेटा जो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती हैं फॉर मोर देन 1 ईयर या बिजनेस को कमाई देती हैं 1 साल के बाद। दैट सिंपली मीन्स बेटा ये बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की, ये बात ही फिक्स्ड एसेट्स की करते हैं बेटा। और आपको बोल देता हूं प्यार से, हम इसको बोलते हैं कैपेक्स में इन्वेस्ट करना, ठीक है ना? मैं प्यार से बोलता हूं बेटा कैपेक्स में इन्वेस्ट करना, भी मतलब बताऊंगा इसका। बेटा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये बेटा आपके डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेट करता है बेटा और करंट एसेट्स से रिलेट करता है, बस, ठीक है ना? यानी कि वो चीजें बेटा जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा और खत्म हो जाएगा बेटा। बाबू मेरी तरफ देखना, कभी बेटा हमने 11th क्लास में एक अकाउंट बनाया होगा ट्रेडिंग एंड प्री एंड एल अकाउंट, ठीक है ना? बनाया था बेटा, शायद कभी किसी ने बनाया। और बेटा एक अकाउंट बनाया था हमने बैलेंस शीट। मेरी एसेट्स 2 तरीके की हैं बेटा, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है ना? अभी मुझे मत बताना बेटा शेड्यूल 3, ठीक है ना? लो बाबू ये जो करंट एसेट्स में लगा हुआ पैसा है और ये जो आपके डे टू डे खर्चे हैं जो ट्रेडिंग के डेबिट साइड और P&L के डेबिट साइड करते थे, ये सब बेटा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। और बेटा ये फिक्स्ड एसेट्स में किए जाने वाला खर्चा बस बेटा ये है लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तीसरी जगह ऑर्गेनाइजेशन खर्चा नहीं करती, बस दो ही जगह खर्चा करती है, देख लो एक बार ढंग से, पता है ना आपको। तीसरी जगह ऑर्गेनाइजेशन खर्च ही नहीं करती। खर्चने के लिए बेटा दो बड़ी लिमिटेड सी जगह है, फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स में पैसा इन्वेस्टेड होता है आपका, या डे टू डे खर्चे करते हो। डे टू डे खर्चे और आपकी करंट एसेट्स रिलेट करती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये वो चीजें हैं बेटा जिसका बेनिफिट एक साल में मिलेगा और एक ही साल में खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है ना बेटा। और कैपिटल बजटिंग डिसीजन ये ऐसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की बात करता है जो बेटा रिटर्न देती हैं एक साल के बाद या बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, और ऐसी एसेट्स को हम प्यार से फिक्स एसेट्स ही बोलते हैं। याद है ना आपको, ऐसे ही तो बोलते हैं। फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन ही यही है बेटा, आपको जो 11th क्लास में पढ़ाई जाती है, 12th क्लास में पढ़ाई जाती है, मैंने बताई है, हमेशा फिक्स एसेट्स को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। समझ आई बात? अभी तक बात में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। इसको ना प्यार से आपको बोल देता हूं रेकरिंग खर्चे बोलते हैं। पता है आपको, जो आप खर्चे बेटा ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में दिखाते हो ना बेटा, इसको हम प्यार से बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेकरिंग एक्सपेंडिचर। और आपको पता होना चाहिए बेटा, मैं तो हमेशा ज्ञान देता हूं इस बात पे, इसको रेकरिंग इसलिए बोला जाता है बेटा, ये रीअकरिंग है। रेकरिंग वर्ड बनता है रीअकरिंग। क्यों बेटा? रोज ही करते हो यार ये खर्चे, रोज। अगर यहां पर आपने रिफ्रेशमेंट का खर्चा दिखाया, रोज होता है बिजनेस में, चाय पानी का खर्चा, स्टेशनरी रोज आती है, छोटी मोटी स्टेशनरी, सैलरी बार बार होती है, हर महीने जाती है, 12 बार चली आती है साल में, ऑडिटिंग फी, लीगल चार्जेस, कुछ भी खर्चा दिखाते हो, ये ऐसे खर्चे हैं बेटा जो रिपीटेडली अकर होते हैं। और बेटा इसको बोल रहा है ये कैपेक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्यार से मैं बेटा कैपेक्स बोलता हूं, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका नाम। मुझे पता है आपकी नजर कहां है बेटा, ठीक है ना, आप हटा लो बाबू, चलेगी। हाँ जी बाबू, बात कर रहे हैं कैपेक्स की, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? ये वो खर्चे हैं जो एक बार हो जाएंगे, सालों साल जरूरत नहीं पड़ने वाली इनकी। समझ आई? बस इतना था इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंट्रो में, ठीक है। मैं दोबारा इंट्रो की दो बातें बोल देता हूं बाबू। सबसे पहली बात जो मैंने इंट्रो में बोली, फर्म रिसोर्सेस आर ऑलवेज स्कार्स इन कंपैरिजन टू द यूसेज टू विच दे कैन पुट। तो हर फर्म क्या चाहती है बेटा? उन स्कार्स रिसोर्सेस को ऐसी जगह तो इन्वेस्ट करूं कि बेटा मैक्सिमम रिटर्न जनरेट। पहली बात। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके के हैं बेटा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम कैपिटल बजटिंग डिसीजन, शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म रिलेट करता है बेटा फिक्स एसेट्स के साथ, वो एसेट जो एक साल के बाद कमाई देती हैं बेटा, ठीक है ना। यानी कि इसको हम प्यार से बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बेटा शॉर्ट टर्म रिलेट करता है विद योर डे टू डे एक्सपेंसेस और योर करंट एसेट्स, यानी कि बेटा वो एसेट्स जो आपको एक साल के अंदर अंदर बेनिफिट दे देती है, यानी कि बेटा करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल की बात कर। समझ आई बात? एक बार रीड करके बताना, अभी ऑफ नहीं हुआ बेटा, मैंने एक बात और करनी है फिर छुट्टी करेंगे बेटा। टॉपिक का नाम पढ़ेंगे बस और फिर छुट्टी करेंगे। टॉपिक का नाम है फैक्टर, ढंग से पढ़ना, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या लिखा गया? फैक्टर सेम नहीं होता, सेम होता तो बात कहाँ होती है? यहाँ बात ही ना हो रही होती बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग नाम बोलो एक बार ढंग से देख लो, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अब मैं एक बात सोचने को कहूँ बेटा, शायद ही कोई विरला टीचर होता होगा जो इस वर्ड पे जोर देता होगा, विरला। आप देखना, आप पढ़ोगे बेटा, टर्म 2 में पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा इस बात का, मैं अभी नहीं बता सकता है ऐसे बाबू। हर टीचर पढ़ता है इसको, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके कोर्स में। सर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग वर्ड में ना जमीन आसमान का अंतर है। पहले तो इस वर्ड को आराम से समझ लो, तसल्ली कर लो। इधर देखना मेरी तरफ बेटा, लिखा गया है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। क्या मेरे कोर्स में ये है ही नहीं, है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो दो बातों से रिलेट करता है, मुझे सिर्फ बात इसकी करनी है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, मैं समझा गया, अगर मैं हिंदी में इसका मतलब निकालने चलूं तो इसका क्या मतलब क्या निकलता है इसका बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल डिसीजन का हिंदी में मतलब क्या निकलता, सुनना। वो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे सोचनी चाहिए जब मैं किसी ऐसी एसेट में इन्वेस्ट करता हूं
जो मुझे 1 साल के बाद रिटर्न देती हैं। सर बहुत सारी बातें होंगी जो आपको सोचनी पड़ेंगी जब आप किसी ऐसी एसेट में इन्वेस्ट करोगे बेटा जो 1 साल के बाद रिटर्न देंगी। और बेटा जरूरी नहीं है सिर्फ 1 साल के बाद, कई बार 10-10 साल नहीं बिकती, ऐसी एसेट्स होती हैं। सर फिक्स एसेट समझते हो ना बेटा, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी फ्लैट में और वो फ्लैट गुड़गांव में है बेटा, बिक नहीं रहा भाई साहब, मत्था बच्ची कर ली मैंने, 10 साल हो गए। सर इन्वेस्टमेंट करने के बाद मत सोचना, इन्वेस्टमेंट से पहले सोच लो क्या क्या सोचना पड़ेगा, और बहुत कुछ सोचना पड़ेगा बेटा। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है ना? कल समझाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, बहुत अच्छे से समझना इन चीजों को बेटा। मेरी कॉर है, मैं बोल रहा हूं, अगर इसको नहीं समझा तो बेटा कुछ नहीं समझा आपने। टॉपिक का मतलब समझ में आया? बात कल करेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा। बाय बाय।